नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक के बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 12th एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग आपको डेली बेसिस पे जो होता है चैप्टर वाइज से आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए आज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है। आपको बताना है कि हिमांक का अवनमन किसके लिए अधिक होता है। तो बच्चों, अब जानते हैं कि डेल्टा हिमांक का अवनमन आपको बताना है। बच्चों, आप जानते हैं हिमांक का अवनमन, तो हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी इजकल टू के एफ इजकल टू एम होता है। ठीक है, ये है हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला है जी। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको अब हिमांक का अवनमन बताना। तो देखिए, हिमांक का अवनमन में ना अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई की आवश्यकता पड़ती है। आई की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, यानी कि आपको अब देखिए यहाँ पे आई को हम लोग कहते हैं वन हाफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि वन हाफ गुणांक है। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड दिया हुआ है कि K2SO4, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज। आपको इसमें करना क्या है कि चेक करना है कि किसका आई का मान अधिक होगा। जिसमें आई का मान अधिक होगा उसी का हिमांक का अवनमन अधिक होता है। तो आई चेक करेंगे। चलिए, आई निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जितने भी कंपाउंड है जैसे H2SO4 हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, आयनीकृत करेंगे बच्चों। तो जब इसको जल में डालेंगे तो ये टूटेगा इस प्रकार से 2K++SO4 -2 होगा। तो इसमें आई का मान चेक करेंगे। आई का मतलब होता है कि इसमें कितने प्रकार के कितना आयन बन रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आयन चेक करें तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे पोटेशियम है 2, ठीक है, और यहाँ पे SO4 कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 3। बच्चों, आई का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब दूसरा चलिए NaCl का आई निकालेंगे। तो जब इसको जल में डालेंगे तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, Na+ और Cl माइनस बनेगा बच्चों। तो आई का मान हम निकालेंगे बच्चों, तो 1+1, यहाँ पे 1 सोडियम आयन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन आयन है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सी यूरिया जो है आयनीकृत नहीं होती है, यानी कि इसमें आयन नहीं बनता है, तो इसका बातें हटा दीजिए। ठीक है ना, आयन नहीं बनता है तो इसमें आयन को चेक ही नहीं करना। डी। और ग्लूकोज को भी जब हम लोग जल में डालेंगे ना तो ये आयनीकृत नहीं होगा। C6H12 वो 6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला बाबू। तो इसमें भी आयन का निर्माण नहीं होगा, यानी कि यह आयनीकृत नहीं होता है। तो बच्चों, जब ये आयनीकृत नहीं होगा तो इसमें भी आई का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिए, तो सबसे अधिक आई का मान किसमें प्राप्त हो रहा था, K2SO4 में। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखिए पहला K2SO4 के लिए, यानी कि पोटेशियम सल्फेट के लिए अगर हम आई निकालते हैं तो बच्चों 3 आता है, बाकी में 2 आ रहा और एक में 0 आ रहा है। तो बच्चों, इसमें आई का मान सबसे अधिक आ रहा है। आई का मान कितना आ रहा है बच्चों, 3। तो इसी में हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी जो होता है समानुपाती किसके होता है, आई के होता है, वन हाफ गुणांक है। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, वन हाफ गुणांक। यानी बच्चों पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर होगा बच्चों पहला का आंसर होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं दिया है जी, है नहीं बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अनुसंख्यक गुण धर्म 4 प्रकार का होता है, यानी ठीक है 4 प्रकार होता है। तो हिमांक का अवनमन ये होता है, ठीक है। प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं होता है बच्चों। वाष्प दाब का अवनमन ये होता है और ये भी होता है। और आपके और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन नहीं होता है, आपको बताना है बच्चों। तो नहीं होता है कौन, ये, यानी जो गलत है वही क्या है, सही है बच्चों। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है बच्चों। तो सामान्य ताप दाब पर 1 मोल गैस का आयतन जो है ना, 1 मोल गैस का आयतन
गैस का आयतन बच्चों याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है बच्चों। ठीक है, अगर लीटर में नहीं देगा ना तो इसको 22,400 सीसी देता है जी, यानी कि 22,400 होता है बच्चों, सीसी होता है। एक मोल गैस का आयतन जो है एनटीपी पर, किस पे, एनटीपी पर या एसटीपी पर 22.4 लीटर या 2400 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 22,400 सीसी होता है बच्चों, यानी इसका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए जी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 22.4 लीटर होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन है जी। लेविस अम्ल, जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप 13 का जो तत्व होता है, ग्रुप 13 और लेविस अम्ल का निर्माण करता है, जैसे बोरॉन है। ठीक है, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये ग्रुप 13 का है बोरॉन, और यहाँ पे देखिए और किससे अभिक्रिया किया है, तो ग्रुप 17 से बोरॉन आए। ये इसको याद करने का तरीका क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि फरहाकल बरौनी आई, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता है जी। ठीक है, लेविस, तो अगर हम कंपाउंड बनाए इसमें BF3, BCl3, BR3 और BI3, तो सबसे अधिक प्रबल होगा, ये प्रबल होगा जी। ठीक है, प्रबल अम्ल लेविस अम्ल होगा जी बच्चों, लेविस अम्ल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, BI3 होगा जी। ठीक है, बोरॉन आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 234.2 ग्राम चीनी घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो कह रहा है कि घोल का मोलर सांद्रण बताइए, यानी कि मोललता बताना है बच्चों। मोललता, मोलल सांद्रण का मतलब क्या होता है, मोलरता आपको बताना है बच्चों। तो देखिए बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, तो बिलियन का द्रव्यमान दिया है 234.2 ग्राम। ठीक है बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि चीनी का द्रव्यमान, चीनी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे विलेय होगा क्योंकि चीनी घुल रहा है। चीनी का द्रव्यमान, तो बच्चों चीनी का द्रव्यमान है 34.2 ग्राम है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, विलायक का द्रव्यमान, तो बच्चों विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 234.2 माइनस 34.2 ग्राम, यानी घटाएंगे तो 200 ग्राम आएगा। देखिए आपको मोलालिटी निकालना है, और मोलालिटी के लिए चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप निकालिएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको n कहेंगे। तो विलय के मोलों की संख्या क्या होगा बाबू, तो विलय का द्रव्यमान, फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। बच्चों देखिए यहाँ पे विलय है क्या, यहाँ पे विलय क्या है बाबू, विलय क्या है, चीनी है जी। ठीक है, विलय का यहाँ पे फॉर्मूला लिख C12H22O11, चीनी है, चीनी घुल रहा है। ठीक है, तो चलिए मोलों की संख्या यानी n निकालेंगे, तो n का फॉर्मूला क्या होगा, विलय का द्रव्यमान यानी कि W/m होगा, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पे, 34.2 ग्राम, और चीनी का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे ना, चीनी का C12H22O11, तो कितना आएगा बच्चों, आएगा 342 ग्राम आएगा, ग्राम प्रति मोल आएगा। चीनी का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख दे 342 ग्राम प्रति मोल होगा। तो जब इसको कटे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, जब इसको कटाइएगा तो 0.1 मर्त में कटेगा, यानी n का मान कितना हो गया, 0.1।
तो आपको निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट गुणे 1000। बच्चों तो इसको कैसे बनाएंगे, n का मान कितना है 0.1 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना निकाले हैं 200 ग्राम निकाले हैं, तो 200 और ये कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पच्चे 10, यानी कि 0.1 गुणे 5 जब आप हल कीजिएगा तो इतना आ जाएगा सांद्रण इसका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना होगा 0.5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है जी। 5% केन शुगर का अणु द्रव्यमान इतना दिया है और ये विलयन कैसा है, आइसोटोनिक है, तो 1% घोल X के साथ है, तो X का अणु द्रव्यमान निकालिए। बच्चों यहाँ पे दो गो यहाँ पे कंपाउंड दिया है, क्या दिया पहला, तो पहला दिया शुगर, पहला केस में क्या दिया है शुगर पहला कंपाउंड, और दूसरा यहाँ पे कंपाउंड क्या दिया है, तो दूसरा कंपाउंड दिया है बच्चों X दिया है। ठीक है, देखिए माना द्रव्यमान इसका, अगर इसका द्रव्यमान मानते हैं बिलियन का, माना बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू कितना, तो 100 ग्राम। तो कह रहा है कि 5% चीनी है, तो बच्चों चीनी का द्रव्यमान मान लेते हैं W, कितना परसेंट है 5%, यानी कि 5% यानी कि 5 ग्राम है बच्चों। ठीक है, और इसका अणु भार कितना है, तो अणु भार को M1 लिख देते हैं, कितना है 342 ग्राम प्रति मोल होता है इसे, तो ग्राम प्रति मोल। अब समझिएगा, तो इसका भी द्रव्यमान कितना होगा, माना बिलियन का द्रव्यमान कितना बच्चों, तो 100 ग्राम। ठीक है, कह रहा है कि इस घोल में ना 1% X कोई पदार्थ है, कोई बिलियन दिया हुआ है, इसमें कोई, देखिए इसमें कोई सोल्यूशन है जी। ठीक है, सोल्यूशन में ना देखिए इसमें क्या था कि इस सोल्यूशन ए में, इसको सोल्यूशन ए कर देते हैं, सोल्यूशन ए में शुगर था, और यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन बी, यहाँ पे कर देते हैं सोल्यूशन बी, सोल्यूशन बी में कोई एक्स पदार्थ खुला हुआ है। ठीक है, और ये इसका बिलियन इसका द्रव्यमान कितना मान लेते हैं 100 ग्राम, तो एक्स का द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पे W2 कितना हो जाएगा, 1% बोले तो 1 ग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब इसका भार निकालना है, यानी कि M मोलर मास इसी का निकालना है, यानी M2 इसका निकालना है, कितना होगा बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन कहा है कि यह विलयन आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि इसका परासरण दाब समान है बच्चों, परासरण दाब को पाई कहते हैं, तो पहला का π1 इक्वल टू π2, और आप जानते हैं पाई का फॉर्मूला क्या होता है CRT होता है, सॉरी, तो पाई निकालेंगे तो क्या होगा C1RT, क्योंकि RT नहीं बदलता है, और C2R। ठीक है, तो 8 से कट गया, C1 इक्वल टू क्या बचा C2, यानी कि पहला बिलियन का सांद्रण जो है, पहले बिलियन का सांद्रण जो है दूसरे बिलियन के सांद्रण के बराबर होगा बच्चों। तो देखिए क्या है C1 इक्वल टू C2, अगर हम इसका C1 क्या है सांद्रण है, अगर इसका हम मास प्रतिशत निकाले तो पहला का W1/M1 और ये W2/M2 होगा। ठीक है, तो W1 कितना है बच्चों, तो W1 का मतलब है 5 ग्राम। ठीक है, और M1 का वैल्यू कितना है 342, और W1 1 है और ये M2 निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे M2, तो 342/5 आएगा बच्चों। जब इसको भाग दिया जाएगा तो 6 × 30 8.4 आएगा, यानी कि अगर M2 निकाले यानी X का अणु भार निकाले तो कितना होगा 68.4 होगा बच्चों। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा C। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दूध क्या है, दूध क्या है, तो आप जानते हैं
कि वसा जो होता है जल में घुला रहता है दूध में, यही ना है जी, दूध भी एक कोलाइड है। तो जल में परिक्षेपित वसा कि वसा में परिक्षेपित जल कि तेल में परिक्षेपित वसा कि तेल में परिक्षेपित जल। तो बच्चों दूध में क्या होता है कि जल में ना क्या परिक्षेपित रहता है, वसा होता है, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो बिलियन की मोलारिटी ज्ञात कीजिए, यानी कि मोलरता ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कितना दिया है, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसको हटाइए थोड़ा सा, ये देखिए वॉल्यूम कितना दिया बच्चों, तो वॉल्यूम दिया है 200 ml दिया है, और क्या घुला हुआ है, NaOH घुला हुआ है, यानी कि विलेय NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान ये क्या होगा बच्चों, विलेय होगा, ठीक है। NaOH का द्रव्यमान इसको हम लिख देते हैं W1 या W लिख देते हैं 2 ग्राम है। अच्छा NaOH का मोलर द्रव्यमान निकाले का M1 निकाले या मोलर द्रव्यमान, तो क्या होता है बच्चों मोलर द्रव्यमान, तो इसको लिखिए सोडियम 1 है तो 23 सोडियम का, और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, यानी कि 6 3 9 1 10 के 0 2 1 3 है कि 4, 40 ग्राम प्रति मोल होता है। तो अगर हम मोल यहाँ पे निकाल ले मोल, क्योंकि मोल रहेगा तो ही तो मोलरिटी निकलेगी, तो गिवन मास बटा मोलर मास, यानी कि W बटा M होता है, तो W का मान 2 है और इसका मान 40 है, तो ये कटेगा तो 20, यानी 1/20 होगा। N का मान तो निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि किसी बिलियन के 2 ml में इतना घुला हुआ मोलारिटी निकालना है। तो बच्चों मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N/V गुणे 1000 होता है बच्चों। तो चलिए 1/20 है तो 1/20, और नीचे कितना है 200 ml, और ये 1000 का 1000 है, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ऊपर बचा 1000 और ये 20 गुणे 2000, 2000 2 से है तो 0 से 0 कैंसिल, और 1 0 से 1 कैंसिल, 1/2 यानी कि 0 पॉइंट, ठीक है 0.2 बचे 10 हो जाएगा बच्चों। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, 2 ग्राम घुला था जी, ठीक है 2 ग्राम NaOH घुला, कोई दिक्कत नहीं है, बिलियन हो गया कितना, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 200 ml NaOH है, इसका W1 कितना दिया है तो 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। NaOH M है, इसका मोलर द्रव्यमान मोलिकुलर मास निकाले तो कितना होगा 23 सोडियम का, सही है 16 और इसका 1, तो इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 होगा, 23 6 3 9 1 10 के 0 3 1 4 40, ठीक है। मोल निकालेंगे तो W/M 2, ठीक है 2 से कटाएंगे इसको तो 4 40, ठीक है, यानी कि 2 दूना 4 यानी 20 हो जाएगा, और इसको मोलारिटी का फॉर्मूला होता है N/V गुणे 1000 होगा, तो 1/20, ठीक है 20 नीचे आएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 दूना बच्चों यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 2 दूना कितना होता है, यहाँ पे गलती हुआ है जी, 1 का 1 और इसको लिखेंगे 2 दूना 4, अब भाग लगाएंगे तो 0.25 होगा बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप लोगों को अच्छा से करना है जी। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रकाश पुंज किसी कोलाइडी बिलियन से गुजरता है तो बिलियन क्या हो जाता है। देखिएगा जब भी, जैसे मान लेते हैं कोलाइडी बिलियन है, जब प्रकाश को कोलाइडी बिलियन से गुजारा जाता है तो बच्चों होता क्या है कि प्रकाश के किरणें इसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और अवशोषित करके पूरे बिलियन में क्या करता है, फैला देता है। अगर इस पे कोई प्रकाश पड़ेगा तो बिलियन चमकने लगता है जी। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, वह नहीं गुजरता है कि प्रकाश का प्रवर्तित हो जाती है कि प्रकाश अवशोषित हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जब प्रकाश इस बिलियन में पहुंचता है तो प्रकाश तो ये कण जो होता है इसको अवशोषित करके उसे चारों दिशाओं में क्या करता है, पूर्णतः अवशोषित हो जाता है, नहीं अवशोषित करके चारों दिशाओं में फैला देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा, और बिलियन चमकने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जानतो झिल्ली में छन जाने वाला बिलियन क्या होता है। देखिएगा कोई झिल्ली है जानतो झिल्ली, और इसमें कोई बिलियन पूरा छन जाता है,
तो जब विलयन छन जाएगा तो क्या होगा, समांगी विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन की अवक्षेप विलयन। देखिए बच्चों, जब भी किसी झिल्ली से किसी विलयन को अलग करेंगे तो देखिए निलंबन कभी भी ना, निलंबन का मतलब होता है कीचड़, जब इसको छानिएगा ना तो ये पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। कोलाइडी, जैसे कि मान लेते हैं कि दूध कोलाइडी का उदाहरण है, ठीक है। तो दूध को आप किसी भी जानता हो झिल्ली से या किसी भी आप छानना पत्र से जब उसको छानेंगे ना तो दूध से पानी अलग नहीं हो सकता है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। और अवक्षेपण में तो ऊपर ही रह जाता है, ये भी नहीं होगा। यानी बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो विलयन कौन सा होगा, समांगी होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झाग फेन जो बनता है फोम में परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपण दशा क्या होती है। तो बच्चों फोम में क्या होता है बच्चों बताना है कि ठोस में गैस, ठोस तथा गैस, ठोस और ठोस, द्रव तथा द्रव की द्रव तथा गैस। तो बच्चों यही होता है फोम में द्रव तथा गैस होता है जी, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि चिमनी से निकलने वाला धुआं किसका उदाहरण है। चिमनी से निकलने वाला धुआं बच्चों किसका उदाहरण है। ऑप्शन है कि ठोस में गैस, द्रव में गैस, गैस में गैस की गैस में ठोस। तो बच्चों जो चिमनी से धुआं निकलता है ना वो क्या होता है, गैस में ठोस का उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी भी जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उसके आयनीकरण होता है, वो तो पहले से नहीं, व्यक्तीकरण होता है कि स्कंदन होता है कि विद्युत कण संचलन होता है। देखिए जब भी किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइड जो होता है उदासीन होकर नीचे बैठने लगता है, और नीचे बैठने की प्रक्रिया को कोलिगेशन कहते हैं, यानी कि स्कंदन कहते हैं बच्चों। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी इसका। अगला क्वेश्चन है कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रवाहित करने पर यदि कोलाइडी गंधक का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो कोलाइडी विलयन का प्रकृति कैसी होगी। देखिए बच्चों, जब H2S ठीक है से जब ब्रोमीन से अभिक्रिया कराया जाता है बच्चों तो बनता है HBr प्लस, ये गंधक अलग हो जाता है, इसी को गंधक सॉल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये गंधक अलग हो जाता है और इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला है ये। तो कह रहा है कि बताइए कि ये क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, H2S से ना हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है, और जब भी आप जानते हो कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन का ह्रास हो वह अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है बच्चों। यानी इससे देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों, यानी आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। माध्यम में कोलाइडी कणों का अनियमित गति जिगजग मोशन कहलाता है। यह क्या है, व्यक्तीकरण है, अपोहन है, स्कंदन है कि ब्राउनी गति। देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोई कोलाइडी विलयन है, इसके कण जो है ना अनियमित गति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अनियमित गति को ही जिगजग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिगजग कहते हैं। ये जिगजग करना क्या कहलाता है बच्चों, तो ये जिगजग करना कोलाइडी में क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है बच्चों। ठीक है, यानी याद रखिएगा कोलाइड के कण ब्राउनी गति करते हैं, ब्राउनी मूवमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कोलाइडी घोल से प्रवाहित जब किसी कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के किरणों का विकिरण यानी प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, टिंडल प्रभाव, रमन प्रभाव, किनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी घोल नहीं है। बच्चों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी घोल नहीं है। जल, दूध, गोंद, धुआं। देखिए ये तीनों का तीनों कोलाइडी है, ये तीनों का तीनों क्या है जी, कोलाइडी विलयन है, यानी कोलाइडी घोल है। कौन नहीं है, तो जल नहीं है, और नहीं है तो यही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं, यानी जो गलत है वही आपका क्या है, सही है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
टिंडल प्रभाव दिखाता है। बच्चों याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव हमेशा कोलाइडी विलयन में दिखाया जाता है। तो कह रहा है कि वास्तविक विलयन द्वारा, घोल द्वारा, कोलाइडी द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव हमेशा कोलाइडी विलयन से ही दिखाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडी कण अवक्षेपित होता है कहलाता है। कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में कोलाइडी कण अवक्षेपित होता है। देखिएगा बच्चों, जब किसी कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिला दीजिएगा ना, तो कोलाइड के कण नीचे बैठने लगते हैं उदासीन होकर के, ठीक है। तो क्या कहलाता है? वह शोषण, ये तो गलती लिखा गया, अवशोषण होना चाहिए। अधिशोषण, ये भी गलती है। अस्कंदन, तो यही होता है अस्कंदन। जब उदासीन होकर कोलाइड के कण नीचे बैठने लगते हैं ना, उसको कोलिगेशन कहते हैं, यानी अस्कंदन कहते हैं। बच्चों ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, जब एक द्रव दूसरे द्रव में सलेसाबिस यानी कि कोलाइडियल बनाता है, हिंदी अजीब है जी, कोलाइडियल स्टेप में वितरित होता है, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है। कह रहा है कि जब किसी द्रव पे ना, जब कोई द्रव का कण हो गया, इस पे कोई अन्य द्रव का कोलाइडियल कण अति होता है, क्या करता है? विस्तृत होता है, यानी फिसलने लगता है। तो क्या कहलाता है? पायस कहलाता है, कि वास्तविक विलयन कहलाता है, कि निलंबन कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो निलंबन तो होगा नहीं, वास्तविक विलयन भी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका पायस हो जाएगा बच्चों, यानी आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक में साबुन और सरफ आता है, साबुन और सरफ आता है, यानी कि ठीक है, अपमार्जक है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि अपमार्जक को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रिय, कि कोलाइडी, कि निलंबन, कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, इसको पृष्ठ सक्रिय कहलाता है। याद रखिए, पृष्ठ सक्रियक हमेशा पृष्ठ के सरफेस टेंशन को कम कर देता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सरफेस टेंशन को कम करने में काम आता है, यानी कि पृष्ठ सक्रिय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिशोषण द्वारा अवशोषण अनुमापनों के अंत बिंदु का निर्धारण प्रयुक्त कौन सा है? किससे निर्धारित किया जाता है अधिशोषण को? ठीक है, तो रासायनिक सूचक, की सामान्य सूचक, की अवशोषण, की अधिशोषण। तो याद रखिएगा, अधिशोषण सूचक से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी स्वर्ण संख्या का कह रहा है कि किसकी स्वर्ण संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि आपको गोल्ड नंबर बताना है बच्चों। तो याद रखिएगा, जिलेटिन, स्टार्च, ल्यूरिमिन और रक्त। तो याद रखिएगा बच्चों, जिलेटिन का स्वर्ण संख्या 0.005 से लेकर के 0.01 तक होता है, और स्टार्च की बात करें तो 25 से लेकर 50 तक होता है गोल्ड नंबर, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि गोल्ड नंबर किसका अधिक होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, गोल्ड नंबर अधिक होता है स्टार्च का, सबसे कम किसका होता है? जिलेटिन का। तो सबसे कम पूछा है, तो आपका आंसर होगा जिलेटिन। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल के सक्रियक चारकोल पर अधिशोषण में चारकोल को कहलाया जाएगा। चारकोल क्या कहेगा? कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है ना, चारकोल पे अधिशोषित होती है, तो चारकोल को क्या कहेंगे? अधिशोषक नहीं, अधिशोष्य नहीं, अवशोष्य नहीं, अवशोधक कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? अवशोधक नहीं, ये भी गलत है जी। आप इसको कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल के सक्रियत चारकोल पर सक्रिय हो रहा है, तो चारकोल को क्या बोलेंगे? तो आप अधिशोष्य, इसको आप बोलिएगा अधिशोषक। चारकोल ना अधिशोषक का काम करेगा, ये आप कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूर्ण रूप से नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघट्य ताजे अवक्षेप में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो कह रहा है कि क्या कहलाता है? कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में ताजे अवक्षेप को मिला करके कोलाइड तैयार किया जाता है, ताजे अवक्षेप मिला करके कोलाइड विलयन बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परासरण, अपोहन, व्यक्तीकरण और विद्युत संचलन। तो ताजे अवक्षेप हमेशा याद रखिएगा, ताजे अवक्षेप में मिलाने से जो कोलाइड प्राप्त होता है ना,
उसको हम उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं, यानी कि ताजे कोलाइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पेप्टिकरण। कह रहा है कि कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार कितना होता है बच्चों, तो कोलाइडी अवस्था में कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करें ना तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर -9 सेंटीमीटर तक होता है। तो बच्चों आंसर होगा ये एंगस्ट्रॉम में और सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी क्या कहलाता है। क्वेश्चन है बच्चों कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी क्या कहलाता है। चलो बच्चों इसका आंसर जो तब तक हम देखते हैं। चलो आंसर बताओ इसका। जियोलाइट कहलाता है कि मिसेल कहलाता है कि पायस कहलाता है कि इमल्सन कहलाता है। जवाब दीजिए इसका आप लोग। ठीक है, क्या कहलाता है बताइए। बताइए। चलिए टाइम हो गया आपका बहुत सारा। चल बताइए। कह रहा है कि तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है। जियोलाइट, मिसेल, पायस की इमल्सन। तो पायस जब होगा जब दूध रहेगा तो वसा रहेगा, तो ये तो होगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा इमल्सन बच्चों। तो आप आंसर कीजिएगा इमल्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोलाइडी को आवेश विहीन करके अवक्षेपित करना क्या कहलाता है। कह रहा कि कोई कोलाइडी है उसको आवेश विहीन कर दीजिए और आवेश विहीन अवक्षेपित करना क्या कहलाता है। अपोहन, स्कंदन की परीक्षण की पायसीकरण। तो याद रखिएगा बच्चों स्कंदन। जब भी आवेश की बात आएगी आप स्कंदन मारिएगा। अवक्षेपित हो रहा है ना, स्कंदन ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यूरिएज उदाहरण किसका है जी। यूरिएज बच्चों कह रहा है कि अम्ल क्षार उत्प्रेरक का, कि एक कोलाइडी का, कि एक एंजाइम का, कि एक अपमार्जक का। तो बच्चों याद रखिएगा यूरिएज जो है एक एंजाइम है बच्चों। ठीक है, आंसर क्या होगा से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिशोषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। समांगी, अम्ल क्षार, की विसमांगी, की एंजाइम। तो बच्चों अधिशोषण सिद्धांत विसमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपको इतना ही क्वेश्चन देखना था और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सब 2011 से लेकर के 2022 तक में जितने भी 12th के बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।